गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत में हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। 3 से 4 क्लास आपकी हो चुकी हैं। लास्ट चल रहा है गाइस, या ये क्लास में या एक और होगी, मुश्किल से अगर होगी तो आपकी वैदिक सभ्यता ख़त्म हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। तो गाइस, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस, ये जो मैं क्लास पढ़ाती हूँ इसके एंड में मैंने जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, यानी किसी भी एग्ज़ाम में, यानी एग्ज़ाम, वो सारे क्वेश्चन यहाँ वीडियो में मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो आप क्वेश्चन भी जब नोट्स बनाया करो तो उसमें आप मेंशन कर लिया करो। पीडीएफ इस वीडियो का आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है हर क्लास के बाद में। अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ट्विटर पे जुड़ जाएं। एक और गाइस, मैंने न्यू चैनल बना लिया है दामिनी श्रुति ब्लॉग्स के नाम से। इसी चैनल के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी चैनल के, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। एक दिन छोड़ के लाइव आती हूँ, एक दिन क्लास, एक दिन लाइव। जैसे ही वैदिक सभ्यता ख़त्म होती है फिर जो पॉलिटी में हमारे अधिनियम रह गए हैं वो अधिनियम शुरू हो जाएगी, अधिनियम की क्लास। गाइस, ये जो मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ पूरी एनसीईआरटी बेस है। तो जो एनसीईआरटी की किताब है 6 से लेकर 12 तक पूरे मैंने नोट्स बनाए हैं, उसमें से सिलेक्ट करके जो प्राचीन भारत है तो आपको अदर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड किस चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो एंड अदर एग्ज़ाम, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए गाइस, बिना देर किए करते हैं क्लास शुरू। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे अब पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। जैसे हमने पढ़ लिया था ऋग्वेद, ये सब वेद पढ़ लिए, लेकिन अब पढ़ना है ऋग्वैदिक काल। और ये क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, मेंस में क्वेश्चन है, मेंस का पोर्शन है। वहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में, क्योंकि मेंस और प्री बिल्कुल अलग नहीं है, मेंस के अंदर ही प्री छुपा होता है। तो गाइड, ये जो मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, आप बोलते हो ज्योग्राफी, यहाँ पर डायग्राम ये देखो, ये भी ज़्यादा सही नहीं बन पाया, क्योंकि डायग्राम सही बड़े बोर्ड पर ही बन पाता है। तो ज्योग्राफी की मैं क्लास बड़े बोर्ड पर ही शुरू करूँगी। ये पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। तो ये ऊपर था जम्मू कश्मीर, ये पूरा जम्मू कश्मीर का एरिया है। फिर ये आता काय में था, तो सप्त सेंधव प्रदेश। अब गाइस, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वैदिक काल की नदियाँ कौन कौन सी थी। तो यहाँ मैंने नदियाँ बताई हैं। अगर मैं आपको यहाँ ऐसे बिना मैपिंग के बताती तो आप समझ नहीं पाते यहाँ पे। तो सबसे पहले नदियों के नाम चुन लीजिए, सिंधु, फिर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। ये जो पूरी नदियाँ थी ये कहाँ की थी? तो ये ऋग्वैदिक काल की नदियाँ थी। फिर यहाँ पे है जे वाला एरिया, ये यहाँ पे थी गंडक नदी और गंगा यमुना। फिर यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी थी, जस्ट उसी के नीचे नर्मदा नदी के नीचे था सतपुड़ा पर्वत, यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो जो नदियाँ यहाँ पे, मतलब ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाता है ऋग्वैदिक काल तो आप अगर इतना बना दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नदियाँ बताना है वहाँ पे, कौन सी नदी थी, कौन सी पर्वत श्रेणी थी। तो ये आपकी हो गई यहाँ पे नदियाँ। अब यहाँ पे मैंने दिशावाही बता दिया है। उत्तर में है गाइस जम्मू कश्मीर, फिर दक्षिण में अरावली, और पश्चिम में अफगानिस्तान, और पूरब में यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अब जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल कितना था? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, क्योंकि आपको पता है तब समय की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। अब यहाँ पे भी है, दूसरी साइड का है ये। तो उत्तर में है जम्मू कश्मीर, दक्षिण में नर्मदा नदी, पश्चिम में अफगानिस्तान, और ये पूरब है, यहाँ गंडक नदी थी। और उत्तर वैदिक काल का काल क्या था? तो 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व। गाइस, एक बार इसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि अगर ऐसा आपने बना दिया, ये मैप तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ पे, इसकी टेंशन मत लेना, टेलीग्राम पे। लेकिन अगर ऐसा आपने बना दिया तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब पढ़ेंगे गाइज ऋग्वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखते हैं।
सबसे पहला है फैक्ट, इस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेदिक काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद से ही ऋग्वेदिक काल है उसकी हमें जानकारी मिलती है। दूसरा, इस काल में आर्यों का विस्तार सप्तसेन प्रदेश में था, जो गाइस अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है। तीसरा है, इस काल में लोग स्थायी जीवन व्यतीत नहीं करते थे, यानी जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे, जैसे हम लोग हैं, हमारा घर एक जगह ही होता है, उन लोगों का स्थायी निवास नहीं था। आज यहाँ हैं, कल कहीं और हैं, परसों कहीं और हैं, तो ये लोगों का जीवन स्थायी निवास नहीं था। इस काल में लोग स्थायी जीवन व्यतीत नहीं करते, ये वाला फैक्ट हो गया। सॉरी गाइस, 2 बार हो गया ये। ऋग्वेद में 5 प्रमुख कबीलों को पंचजन कहा गया है, यानी जो 5 कबीले तो बहुत थे, लेकिन 5 प्रमुख कबीले थे जिनको नाम दिया था पंचजन। तो कौन कौन से थे? तो सबसे पहला है कुरु, दूसरा युद्ध, तीसरा त्रुस, चौथा द्रुह, 5वां अनु। ये जो 5 हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 5, यानी कि जो सबसे प्रमुख 5 कबीले हैं। कबीले ज़्यादा थे लेकिन जो 5 प्रमुख हैं इनके जो नाम है, क्योंकि एग्जाम में ये मैचिंग के हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है। फिर इस काल में दासराग युद्ध का वर्णन मिलता है, यानी मैंने बताया था दासराग युद्ध हुआ था, तो उसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऋग्वैदिक काल में उसका वर्णन मिलता है, जो परूशनी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें भरत कबीले के राजा सुदास की विजय हुई थी। ये मैंने बता दिया था कि ये परूशनी नदी के तट पर हुआ था और जो भरत कबीले के राजा सुदास थे उनकी विजय हुई थी। अब पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल का राजनैतिक जीवन। ये मेंस के पोर्शन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस। सबसे पहला, ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? कुल या परिवार? क्वेश्चन में आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स में आया है, ये आप चेक कर लेना। मेरे को याद है शायद 2009 या कुछ में एसएससी और यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। तो ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुल थी या परिवार थी। दूसरा, कुल के प्रमुख को कुलप या गृहपति कहा जाता था। जैसे कुल होते हैं या हमारे पापा या फिर दादाजी बाबा, तो वो कुल के प्रमुख कुलप बोला जाता है उनको, या फिर गृहपति कहा जाता था। फिर है, कई परिवारों के मिलने से ग्राम बनता था जिसका प्रमुख ग्रामीण होता था, यानी कई परिवार थे जो मिलकर जिनसे क्या बनता था? तो जिनसे मिलकर ग्राम बनता था, जिसका प्रमुख कौन होता था? तो जिसका प्रमुख होता था ग्रामीण। कई ग्रामों के समूह से मिलकर क्या बनता था? विस। ठीक है, जिसके प्रमुख को विस्पति कहा जाता था। गाइज यहाँ स्पेस नहीं है, थोड़ा और है कि जो विस के मिलने से क्या बनता था, एक बार और समझ लीजिए। ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुल या ग्राम। कई कुल के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो कुल के प्रमुख को कुलप या गृहपति कहा जाता था। कई परिवारों के मिलने से ग्राम बनता था जिसका प्रमुख होता था ग्रामीण। कई ग्रामों के समूह से मिलकर बनता था विस, जिसके प्रमुख को कहा जाता था विस्पति। अब गाइज बढ़ते हैं आगे। फिर है, कई विस के मिलने से जन या कबीले का निर्माण होता था। कई जो विस थे, ऋग्वैदिक काल के फैक्ट पढ़ रहे हैं गाइज। कई विस के मिलने से जन या कबीले का निर्माण होता था, जिसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो जिसके प्रमुख को जनस्य, गोपा, गोपति या विषमपति कहते थे। अब राजनैतिक इकाई, गाइस वो पढ़ रहे थे हम डिटेल में, लेकिन यहाँ आप ऐसे डायग्राम बना के भी लिखोगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एंड शॉर्ट में आपको याद भी हो जाएगा। तो कुल या परिवार, सबसे छोटी इकाई, ग्राम की ग्रामीण, विस विस्पति, जन कबीला प्रमुख होते थे तो जनस्य या गोपा या गोपति या विषमपति। अब राजा, जो ऋग्वैदिक काल था उस राजा के कार्य क्या थे? तो राजा के कार्य सबसे पहला था कबीले की सुरक्षा करना और दूसरा गाय के लिए युद्ध करना। जो राजा था ऋग्वैदिक काल का उसका काम था कबीले की सुरक्षा करना और गाय के लिए युद्ध करना।
एक नोट है, ऋग्वेद में गाय के युद्ध के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है। गवष्टि शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है? गाय के युद्ध के लिए। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। गवष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज। अब राजा पशुओं का स्वामी होता था, यानी जो पशु होते थे उनका स्वामी कौन होता था ऋग्वैदिक काल में? तो राजा होता था। इसीलिए उसे गोपति कहते थे, यानी गौ की रक्षा करने वाला, गौ का स्वामी तो गोपति कहा जाता था। वो होता था राजा। कब? ऋग्वैदिक काल में। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, यानी पशुओं का स्वामी होता था, लेकिन भूमि का स्वामी राजा नहीं होता था। अब है राजा की सहायता के लिए महत्वपूर्ण अधिकार, जिनमें प्रमुख कौन कौन है? महत्वपूर्ण अधिकार थे। तो सबसे पहला है पुरोहित। तो पुरोहित का कार्य था राजा का सलाहकार होता था और राजा के युद्ध विजय की कामना करता था। यानी पुरोहित के दो काम थे, एक तो राजा का सलाहकार, राजा को सलाह देने वाला, दूसरा जब राजा युद्ध में जाता था तो विजय की कामना करना। दूसरा है सेनापति। तो सेनापति सेनानी होता था सेनापति। इस समय राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी, यानी जो राजा होता था उसके पास स्थायी सेना नहीं होती थी। अब गाइज कुछ और फैक्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये गाइज आपको सारे याद करने हैं। गाइज एक नोट कर लेना, मतलब ऐड। युद्ध के समय सेना भर्ती कर ली जाती थी, जिसे मिलिशिया कहा जाता था। ये क्वेश्चन आया है गाइज, MPPSC में भी आया है। कि क्वेश्चन आया था, युद्ध में जब सेना भर्ती कर ली जाती थी ऋग्वैदिक काल में तो उसे क्या कहा जाता था? तो उसे मिलिशिया कहा जाता था। अब ऋग्वैदिक काल की कर जो व्यवस्था थी कैसी थी? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इस काल में कर व्यवस्था स्वैच्छिक थी, यानी खुद की इच्छा पर निर्भर करता था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी बात थी। दूसरा, राजा को कर के रूप में दूध, दही, फल, सब्जी आदि दिया जाता था, यानी स्वैच्छिक थी। तुम दूध, दही, फल, सब्जी कुछ भी दे सकते थे और वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। फिर है इस काल में कुछ जनतांत्रिक संस्थाएं थी। कौन सी संस्थाएं थी? जनतांत्रिक। क्वेश्चन गाइज यहाँ से बनते हैं 100%। पहली थी सभा, फिर समिति, फिर थी बिदअत। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सभा। सभा का फैक्ट है सबसे पहला, यह सभा श्रेष्ठ तथा बुजुर्गों की सभा होती थी। सबसे पहले तो ये श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छी थी। और किसकी सभा होती थी? तो बुजुर्गों की, यानी बूढ़े लोगों की सभा होती थी। ऋग्वेद में सभा का कितनी बार उल्लेख है? तो ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है। वर्तमान में तुलना जो सभा होती थी उसकी काय से की जाती है? तो उसकी तुलना की जाती है गाइज राज्यसभा से वर्तमान में। कार्य क्या था सभा का? तो न्याय करना। महिला सदस्य होती थी इसमें? तो बिल्कुल महिला सदस्य होती थी। ये हो गए पूरे सभा के फैक्ट, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। ये जो पूरे फैक्ट हैं ये गाइज सभा के फैक्ट हो गए। अब पढ़ेंगे समिति। समिति थी आम लोगों की संस्था, यानी सभा थी केवल बुजुर्ग लोगों की, लेकिन समिति थी आम लोगों की, कोई भी आ जाता था आम लोग। ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है? तो ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख है। वर्तमान में तुलना किससे की जाती है? तो वर्तमान में तुलना की जाती है लोकसभा से। और क्वेश्चन आ जाता है कि समिति का जो अध्यक्ष होता था, अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो अध्यक्ष को नाम दिया गया था ईशान, यानी जो समिति के जो अध्यक्ष होते थे उनको कहा जाता था ईशान। कार्य राजा का चुनाव करना व उस पर नियंत्रण रखना, यानी निर्वाचन करते थे, राजा का चुनाव करवाते थे, निर्वाचन करवाते थे और उस पर नियंत्रण करते थे। ये काम था समिति का। सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी समिति, सबसे श्रेष्ठ थी सभा। इसमें महिला सदस्य होती थी, यानी सभापति कौन होती थी? तो महिला। अब गाइज पढ़ते हैं बिदअत, जो थी तीसरी संस्था। उसके इससे बाहर गाइज कुछ नहीं जाएगा, ये जरूर आप नोट करते जाना ऐसे ही। गाइज अब हम पढ़ रहे थे बिदअत। तो बिदअत था सबसे प्राचीनतम संस्था थी बिदअत। उल्लेख हुआ है 122 बार, यानी ऋग्वैदिक काल में कितनी बार उल्लेख है? तो 122 बार। कार्य
धार्मिक एवं सामाजिक न्याय करना, युद्ध के समय धन का बंटवारा करना, यानी जो लुटा हुआ धन होता था जो युद्ध करते थे तो उसका बंटवारा भी करते थे, सामाजिक एवं धार्मिक न्याय करते थे। अब है ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन। सबसे पहले समाज था पितृसत्तात्मक। दूसरा संयुक्त परिवार का प्रचलन था, यानी जुड़ा परिवार, संयुक्त रूप से इकट्ठा जो परिवार था उसका प्रचलन था। कैसे? एक ही परिवार में 3 से 4 पीढ़ी के लोग रहते थे, यानी एक परिवार होता था 3 से 4 पीढ़ी का परिवार। सोच सकते हो गाइस कितना बड़ा परिवार होता हुआ। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, यानी जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था बोल सकते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ, यानी वर्ण में होता है रंग, वर्ण। तो गौर वर्ण के लोग आर्य कहलाते थे और श्याम वर्ण के लोग अनार्य कहलाते थे। ये मैंने गाइस आपको पहले भी बता दिया है। फिर विश्वामित्र जी थे तो उनका यहाँ पे बताया है, जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ, कार्य ब्राह्मणों वाला किया था। ऋग्वेद में इन्होंने कहा, मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक और मेरी माँ अन्न बेचने का कार्य करती हैं। क्वेश्चन आ जाता है इनका विश्वामित्र का, तो यहाँ मैंने बता दिया है। महिलाओं की स्थिति मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो महिला सम्मानजनक व सर्वश्रेष्ठ, यानी महिलाओं की स्थिति थी सम्मानजनक व सर्वश्रेष्ठ। महिलाओं को शिक्षा का यज्ञ में भाग लेने का अधिकार होता था। महिलाएं शिक्षा भी ग्रहण कर सकती थी और यज्ञ में भाग भी ले सकती थी। एवं उनका उपनयन संस्कार शिक्षा का जो संस्कार होता है वो उनका होता था। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत सम्मानजनक थी। गाइस कुछ और फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। महिलाओं को अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह एवं स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार था। महिलाओं की जो स्थिति पढ़ रहे थे उनमें सबसे अच्छी स्थिति देखी जाए तो ऋग्वैदिक काल में ही है महिलाओं की, वरना आगे जाके तो बहुत स्थिति खराब हो गई थी। सबसे पहला, महिलाओं को अंतरजातीय यानी दूसरी जाति में विवाह कर सकते थे। जो विधवा हो जाती थी उनका विवाह हो जाता था। अपनी इच्छा से विवाह करने का अधिकार था। दूसरा है, महिलाओं को सभा एवं समिति दोनों में भाग लेने का अधिकार था। दोनों जो थी समिति उनमें भाग लेने का अधिकार था। बाल विवाह, सती प्रथा व पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। कितनी अच्छी बात है गाइस, बाल विवाह जो छोटी आयु में सबसे बेकार होता। सती प्रथा यानी पति जो महिलाओं के खत्म हो जाते थे तो उनके साथ में चाहे उनकी मर्जी हो चाहे नहीं हो उन्हें भी साथ में ही जला बिठाल के सती होने का प्रमाण उन्हें देना पड़ता था, तो वो प्रथा नहीं थी। और पर्दा प्रथा, नियोग प्रथा प्रचलित थी। अब विवाहित जो महिलाएं थी उनको अमाजू कहा जाता था। ये क्वेश्चन आया है एसएससी। खान पान कैसा था? तो ऋग्वैदिक आर्य शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, यानी जो ऋग्वैदिक आर्य लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। शाकाहारी तो आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? यानी कि जौ था। इसके अलावा वो चीरक पोदन किससे बनता था? तो दूध प्लस जौ, यानी दूध और जौ का मिश्रण बना के बनाते थे ये चीरक पोदन। एवं करव, ये बनता था दही प्लस जौ और सत्तू, यानी दही डालते थे, जौ का जो सत्तू बनता था उसको डाल के ये इनका मिश्रण था उसका प्रयोग करते थे शाकाहारी लोग खाने के लिए। ये दोनों हैं, इनके नाम आते हैं चीरकपोदन और करव। इनका मुख्य पदार्थ क्या था? तो वो था सोमरस। अब मांसाहारी लोग तो वो भैंस बकरी आदि का मांस खाते थे। अब आते हैं कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उनके वस्त्र कैसे थे, क्या प्रकार थे? तो यहाँ देखो, ऋग्वैदिक आर्य 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, मुख्य 3 प्रकार के। वैसे यहाँ 4 प्रकार के बताएंगे। सबसे पहला नीर, तो कमर के नीचे पहनने वाले जो होते थे उनको बोलते थे नीरी। बास, कमर के ऊपर। अधिवास, कमर से पहनने वाले शॉल, जो ऊपर से जो शॉल पहने जाते थे उनको बोलते थे अधिवास। फिर है ऊष्ट, तो इसके जो होती थी पगड़ी। गाइस और कुछ फैक्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो यहाँ मैं आपको बता दे रही हूँ। अब एक नोट है,
आर्य आभूषण के रूप में क्या पहनते थे? तो आर्य आभूषण के रूप में पहनते थे निष्क एवं रुक्म का प्रयोग करते थे। अब गाइस क्वेश्चन आया होगा कि निष्क और रुक्म क्या है? तो निष्क यह 7 लड़ियों वाला सोने का हार था जो गले में पहना जाता था। यानी जो सोने का हार होता था उनकी विशेषता थी कि इसमें 7 लड़ियाँ होती थी। दूसरा है रुक्म, तो सोने का गले में पहने जाने वाला ये हार था, उसे रुक्म कहा जाता था। मनोरंजन, तो पशुओं का शिकार करना था इनका मनोरंजन। दूसरा था रथ दौड़, यानी रथ दौड़ाना, घुड़दौड़, घोड़े से दौड़ना, चौपड़ या जुआ खेलना, गायन, गाना, नृत्य एवं नौटंकी इनके साधन थे। अब गाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए वैदिक सभ्यता से। मैं हर क्लास में क्वेश्चन डालती हूँ। तो वैदिक सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चन आए? सबसे पहला है ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता सोम को समर्पित है? ये मैंने आपको पढ़ाया है। आया कब है? तो बिहार पीएससी में आया है 1995 और 1998 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो वो है नौवा मंडल। फिर सिद्ध दस राजा का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? यानी जो दासराग युद्ध था उसे मैंने आपको बताया भी था, वो किस नदी के तट पर था? तो ये कुछ लड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा है बिहार बीपीएससी 1998, यानी बिहार पीएससी ने पूछा है तो 1998 में आया है। तो इसका आंसर है परूशनी नदी। तीसरा है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल कौन से युग से जुड़ा है? ये क्वेश्चन आया है बिहार बीपीएससी में 1994 में। किस काल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है ब्राह्मण युग से। चौथा क्वेश्चन एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व क्यों था? क्वेश्चन ये भी आया है बिहार पीएससी में 1994 और 1998 में। तो इसका आंसर है क्योंकि 4 देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासित्य का उल्लेख यहाँ मिलता है। तो गाइज कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। 5वां क्वेश्चन है गाइज गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? ये मैंने आपको सब पढ़ा दिया है। मैं ये बताना चाह रही हूँ जो मैंने पढ़ाया और जो वैदिक सभ्यता कितनी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हर टॉपिक से, हर मतलब जो फैक्ट है वहाँ से आए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है बिहार पीएससी ने 1994 और इसका आंसर है ऋग्वेदिक काल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब दूसरा 6वां क्वेश्चन आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ये मैंने आपको बताया था किस नदी का कितनी बार उल्लेख है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने 1999 में और इसका आंसर है सिंधु नदी। 7वां क्वेश्चन उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे? तो ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है 1999 में। तो इसका आंसर है कैकेयी राज्य की। 8वां है आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? यूपीएससी ने पूछा है 1997 में, 1 साल का गैप दिया, 98 छोड़ के फिर 99 में यही क्वेश्चन उन्होंने फिर पूछ लिया। तो इसका आंसर है कठोपनिषद। 9वां क्वेश्चन है वैदिक काल में काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? फिर यूपीएससी ने इसे 1999 में पूछा है। तो अफगानिस्तान। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? तो सामवेद पर। यह क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने 1997। अब गाइस आप एक चीज़ यहाँ देखना, क्वेश्चन 99 वैदिक सभ्यता से 99 में पूछा है, वैदिक सभ्यता से 99 में पूछा है 2 क्वेश्चन, फिर वैदिक सभ्यता से 99 में पूछा है 3 क्वेश्चन और वैदिक सभ्यता से ही पूछा है 4 क्वेश्चन, सिर्फ वैदिक सभ्यता की यूपीएससी ने। तो आप सोच सकते हैं ये टॉपिक कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है या छोड़ना है। इसीलिए यहाँ मैं कुछ नहीं छोड़ रही, सारा आपको पढ़ा रही हूँ। तो गाइज एक लास्ट वीडियो इसकी और आएगी, पूरी वैदिक सभ्यता ख़त्म, गारंटी मेरी है। अगर इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन चला जाए तो गाइज वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।